और आप सब बड़ी देर से यहाँ धूप में इंतजार कर रहे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। हमारे कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी और क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय टंडन जी और हम सब के पद पद पर संघर्ष के साथी आदरणीय पटलिया जी तथा सभी हमारे विभिन्न संगठन के सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, बुजुर्ग मार्गदर्शकगण, नौजवान साथियों एवं देवियों, पटेलिया जी के बाद भाषण देने के बाद कोई बात कहने की जरूरत रह नहीं जाती, लेकिन आज हम आप सबको याद दिलाना चाहते हैं कि हम सब केवल अपने आप में चिंतन करें, विचार करें कि आज जो राजनीतिक परिदृश्य है और जो भी पार्टियां आपके बीच में आपका विश्वास हासिल करने आ रही हैं और हासिल करके सत्ता के कुर्सी पर बैठी हैं, उनके इतिहास को, उनके चरित्र को, उनके आचरण को पहचानने का प्रयास करें। अगर सही में उनके आचरण को पहचान जाएंगे तो फिर धोखा नहीं होगा और इस देश को कोई कमजोर नहीं कर सकता। दिक्कत यही है कि हम समझने के लिए तैयार नहीं। आज ये किसानों का सम्मेलन है। ये किसान कौन है? एक भगवान है जिसने मनुष्य के जिंदगी के लिए हवा और पानी दिया है। उसमें कोई भेद नहीं दिया है कि ये किसके लिए दिया है, वो प्राणी मात्र के लिए दिया है। और उसके बाद दूसरा भगवान इस देश का किसान है जो अन्न पैदा करके और जीव मात्र के लिए अन्न पैदा करता है, उनको जीवन देता है। इसलिए दूसरा भगवान है इस धरती का। आज वो अन्नदाता यहाँ पर है। आज उस इंसानियत के लिए, जिस इंसानियत के लिए आप धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करते हैं, भगवान हवा और पानी देता है, आज उस इंसानियत कहाँ है वो हमें सोचने की जरूरत है। शेषान ने कहा था, इसका हमें गम नहीं कि फिरका परस्तों में जंग हुई, इसका हमें गम नहीं कि फिरका परस्तों में जंग हुई, और इसका भी हमें गम नहीं कि हिंदू मरा मुसलमान मर गया। गम है तो इसका है कि शैतान को मिली जिंदगी और एक इंसान मर गया, एक इंसान मर गया। आज मौजूदा समय में जिस इंसानियत के लिए आप खून और पसीना बहाते हैं, आज जो इंसानियत मर रही है और किसी भी इंसानियत मर जाएगी, कहाँ रहेगा संविधान, कहाँ रहेगा समाज, कहाँ रहेगा देश? ये सोचने की जरूरत है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। आज जो कहते हैं कि हम भाई जनता हमारी भगवान, हम इसके पुजारी हैं, कोई कहता है हम चौकीदार हैं। जरा इनके चरित्र और इतिहास को समझने का प्रयास करें। इसलिए मैं प्रार्थना प्रासंगिक नहीं है, लेकिन इसलिए कहना जरूरी है कि बिना उसके समझे आगे बढ़ने। आप जानते हैं जब इस देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस आजादी की लड़ाई में कौन था जो 100 वर्षों तक लगातार अपने जीवनों का बलिदान करता रहा? उस आजादी की लड़ाई में इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति नहीं थे जिनके लिए आज देश की सरकार काम कर रही है। उस आजादी की लड़ाई में बड़े बड़े राजा महाराजा नवाब नहीं थे। उस आजादी की लड़ाई में अगर कोई था तो इस देश का किसान था, इस देश का मजदूर था, इस देश का पिछड़ा था, इस देश का टंटरिया भील और बिरसा मुंडा जैसे बनवासी थे जो लगोटी लगा करके अपने सीने पर गोलियां खा रहे थे, फांसी के फंदे को चूम रहे थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ा। आपने कभी सोचा जो आज हम और आप हिसाब लगाते हैं कि अगर वो हिसाब लगाए होते कि हम फांसी के फंदे पर क्यों चूम रहा हो, हम सीने पर गोलियां क्यों खा रहा हो, किसके लिए खा रहा हूं साथियों, तो शायद ये देश आजाद नहीं हो।
लेकिन आप सोचिए कि हमारे गरीब पूर्वजों ने अपने वर्तमान की बलि दे दिया, अपने वर्तमान की कुर्बानी दे दिया हमें और आपको भविष्य देने के। उस समय आपके पुजारी की विचारधारा वाले लोग कहाँ थे? उस समय ये राष्ट्रभक्ति की विचारधारा वाले लोग कहाँ थे? मैं आपसे पूछ रहा कहता हूँ, उस समय आपके साथ आजादी की लड़ाई में नहीं थे, अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों की गुलामी करते थे, ये नहीं चाहते थे देश आजाद। लेकिन आप सबने देखा कि देश आजाद हुआ, और जब देश आजाद हो गया तो बराबर इनका संघर्ष चलता रहा। ये नहीं चाहते थे देश आजाद हो। तो जो महात्मा गांधी की हत्या हुई, महात्मा गांधी की हत्या आपने केवल ये मान लिया कि गोडसे ने कर दिया है, आपने मान लिया कि एक व्यक्ति ने कर दिया है। महात्मा गांधी की हत्या अगर किसी ने किया है तो उस विचारधारा ने किया है जिसने एक देश की आजादी नहीं चाहते थे, और उसको ये लगा कि अगर ये गांधी रहेगा, ये तो लंगोटी लगाता है, दलित की बात करता है, गरीब के पूजने की बात करता है, अगर ये जिंदा रहेगा तो ये देश नहीं टूट पाएगा, ये देश गुलाम नहीं होगा। इसी भावना से महात्मा गांधी की हत्या हुई कि शायद ये देश टूट जाएगा, आजाद नहीं रह जाएगा, पुनः गुलाम हो जाएगा। इस वजह से बापू की हत्या। लेकिन ये देश टूटा नहीं, ये देश और आगे बढ़ा, और इस देश में इंदिरा गांधी जैसा नेतृत्व आया, और बड़े बड़े काम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस देश में हुआ। आप सब जानते हैं, ये वही मुल्क है जहां सूखा काल पड़ता था तो पेय 480 विदेश के गेहूं पर लोगों की जिंदगी निर्भर होते थे। ये वही देश है जहां बैंकों के दरवाजे केवल पूंजीपति के लिए खुला करते थे, लेकिन कांग्रेस ने इन सारी विषमताओं को हटाया। ये वही देश था जहां गरीब के परछाई राजा महाराजाओं के नहीं पड़ा करते थे, लेकिन ये कांग्रेस है जो कांग्रेस ने तमाम व्यवस्था बनाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उनके दरवाजे इस देश के गरीब के लिए, किसान के लिए खुले, और जिससे उनको मदद के लिए योजनाएं बने, और इस देश के किसानों ने साथियों मेहनत किया, परिश्रम किया, और इस देश को आत्मनिर्भर बनाया। और इंदिरा गांधी ने तमाम व्यवस्थाओं को हटा दिया, जो वही ताकते उनकी गंगा बहने लगे, वही राजा महाराजा, वही पूंजीपति आज गरीब की झोपड़ी पर खड़ा होकर के कहता है कि तुम्हारे पास हम भीख मांगने आए हैं। ये सामाजिक परिवर्तन कांग्रेस ने किया साथियों, इंदिरा गांधी ने। फिर आपने सोचा कि इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ, वही हादसा क्यों हुआ? अरे इंदिरा गांधी को अंगरक्षकों ने नहीं मारा था, उनकी क्या दुश्मनी थे? इंदिरा गांधी को उसी तरह की विचारधारा ने जो आजादी की लड़ाई का विरोध करते थे, जो इस देश को चाहती थे गुलाम हो जाती है, उसी विचारधारा ने सोचा कि इंदिरा गांधी तो ताकतवर है, अगर ये रहेंगे तो इस देश को हम नहीं तोड़ पाएंगे। पुनः ये षड्यंत्र हुआ इस देश में, और इसी वजह से इंदिरा गांधी की हत्या की गई साथियों कि ये देश टूट जाएगा, पुनः गुलाम हो जाएगा। लेकिन इस मंसूबे पर भी उनके पानी फिर गया, ये देश टूटा नहीं, कमजोर नहीं हुआ। ये इतिहास है, उसके पीछे भावनाओं के, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको समझने की जरूरत है। इसके बाद क्या हुए, देश आगे बढ़ा, और इस देश के राजीव गांधी जैसा नेतृत्व इस देश को मिला, और राजीव गांधी ने इस देश को और दुनिया को बता दिया कि ताकत कहाँ होती है, परिवर्तन कैसे होती है। और आज जिसका गुणगान करने भारतीय जनता पार्टी में नहीं थक रही है, वो अगर सारी टेक्नोलॉजी की देन है तो राजीव गांधी की है। आप सब जानते, किसी को बताने की जरूरत नहीं। आज ये प्रधानमंत्री नौजवानों की बात करता है, युवाओं को ठगने का प्रयास करता है, हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे इसका वादा करता है, और जब रोजगार की बात आती है तो प्रधानमंत्री कहता है पकौड़ा बनाने का काम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे बड़ा अपमान हमारे उस किसान के साथ क्या होता, जिसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, दोनों का सीना बहा करके
और ये वक्त हमारा आशा है, हमारे विश्वास है, हमारे भविष्य का सहारा बनेगा। आज उसकी योग्यता लूट ली गई, छीन ली गई पैसे वालों ने, दौलत वालों ने, और बेरोजगार रह गया, आत्महत्या करने के लिए विवश हो गया। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इससे बड़ा उपेक्षा हमारे नौजवानों की क्या हो सकती है? लेकिन सबसे बड़ा सम्मान अगर इस देश में नौजवानों का हुआ है तो राजीव गांधी ने किया है। उन्होंने कहा था हमारा देश नौजवानों का देश है। उन्होंने कहा नौजवानों आओ, तुम्हारे शक्ति पर हमें भरोसा है, हमें विश्वास है। और 18 वर्ष के नौजवान को मताधिकार दिया और कहा किस तरह का भारत बनाना चाहते हो, हमें तुम्हें अधिकार देते हैं। इससे बड़ा सम्मान नौजवानों का क्या हो सकता है जो राजीव गांधी ने किया? फिर सोचिए साथियों, आइए उसी तरह विचारधारा में राजीव गांधी के साथ क्या हुआ? राजीव गांधी के साथ भी यही हुआ। ये उसी विचारधारा की देन है जिस विचारधारा ने सोचा कि गांधी को मारने के बाद देश टूट जाएगा, जिस विचारधारा ने सोचा कि इंदिरा के बाद देश टूट जाएगा, जिस विचारधारा ने सोचा कि अब राजीव गांधी के बाद ये देश टूट जाएगा, उसे विचारधारा का शिकार राजीव गांधी को होना पड़ा साथियों, जो इन्होंने देश के लिए शहादत दी। ये इतिहास है विचारधाराओं का जो संघर्ष चल रहा है, उसे हमें समझने की जरूरत है। फिर भी देश टूटा नहीं, आगे बढ़ा। अब उन्होंने रास्ता बदल दिया साथियों। उन्होंने सोचा कि इस तरह नेताओं को हटाने से हम देश को नहीं तोड़ पाएंगे। तब उन्होंने गरीब के आस्था पर आ गए कि गरीब का विश्वास कहाँ है। उन्होंने कहा गरीब गंगा पर विश्वास करता है, धर्म पर विश्वास करता है, गौ माता पर विश्वास करता है। तो उसने सोचा इस नाम पर गरीबों को बांटो, गरीबों को लड़ाओ, और अगर इसमें लड़ जाएंगे, बच जाएंगे, तो हमारा इरादा इस देश को गुलाम करने का पूरा हो जाएगा। अब ये षड्यंत्र देश में चल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों कि इससे सतर्क रहने की जरूरत है। इस देश को आप ये बताइए कि जो तमाम राजा महाराजा नवाब थे, जो इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति थे, क्या उनको आज अच्छा लग रहा है? किस व्यवस्था ने मजबूर कर दिया? या जो गरीब के द्वार पर खड़ा होकर के कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पास भीख मांगने के लिए आए हैं, क्या उनको मन को अच्छा लग रहा होगा? इसी वजह से अब इस ताक में लगे हैं साथियों कि किस तरह से इस समाज को बांट करके अगर एक बार और 2024 में सत्ता मिल गई तो उनका अंतिम मकसद यही है कि इस व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाए। जो वोट का अधिकार है, जिसको लेकर के गरीब कर रहा है, ये व्यवस्था ही खत्म कर दी जाए। अब जब वोट का अधिकार नहीं रहेगा और इस देश का मालिक, इस देश का पूंजीपति बन जाएगा, तो रास्ता आसान हो जाएगा। ये देश पुनः गुलाम हो जाएगा। चंद लोग राज करेंगे और बहुसंख्यक समाज गुलामी करेगा। ये इनका अंतिम लक्ष्य है। ये हमें आपको समझने की जरूरत है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ और आज से लड़ाना चाहते सबको। इन्हें कहा कि धरती बांटा, सागर बांटा, बांट दिया आसमान को, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को। अरे मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। अगर इंसान बच गया तो देश कहाँ रहेगा, संविधान कहाँ रहेगा? ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। इसलिए मैं साथियों केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज हमेशा देश के लिए कुर्बानी दिया है, हमेशा देश के लिए त्याग दिया है। ये वोट किसी पार्टी के जीतने हारने का नहीं है, किसी व्यक्ति के हारने जीतने का नहीं है। ये चुनाव आपका फैसला करेगा कि संविधान रहे या न रहे, प्रजातंत्र रहे या न रहे, गरीब को वोट का अधिकार रहे या न रहे, ये तय करने वाला है। इसलिए आइए हम सब जन जन को अवगत कराएं, परिचय कराएं और इस देश को बचाएं। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। आप देखिए आज जो दुहाई दे रहे हैं, कहते हैं कि जब किसान के पैर में कांटा लगता है,
किसान के पैर में कांटा लगता है तो दर्द शिवराज सिंह चौहान को होता है। और कहते हैं इस मुल्क का सबसे बड़ा जो मालिक है वो पिछड़े वर्ग का बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी जी। तो कम से कम इतना तो सोच लिया करें आप कि ये भावना व्यक्त करने वाले लोग उस समय कहाँ जाते हैं जब इस देश का अन्नदाता, इस देश को जिंदगी देने वाला किसान जब अपने हक अधिकार के लिए, अपने उपज का दाम मांगने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करता है तो गोलियों का शिकार हो जाता है, गोलियों से भून दिया जाता है। इस देश का अन्नदाता जब दिल्ली में प्रदर्शन करता है तो उसको मार करके भगा दिया जाता है, देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है, साथ साथ लोग किसान आत्महत्या कर लेते हैं। उस समय ये दर्द वाले शिवराज और मोदी जी कहाँ जाते हैं? जरा ये सवाल मन में कर लेना, उसके बाद इनको वोट देना। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, इनको आपके उससे हमदर्दी से नहीं है, इनको अपना उल्लू से। आप इतना भी नहीं सोचते कि जब इस देश के अन्नदाता किसान का बिजली का बिल बकाया रह जाता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, फसल सूख जाती है। जब उसका बिजली का बिल बकाया रह जाता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जब करोड़ों अरबों रुपए इस देश के पूंजीपति का भी रह जाता है, किसी को सुना है किसी का कनेक्शन काटा हो, किसी का ट्रांसफार्मर ले गए हो, उसको सहायता दी जाती है, उसका कर्जा माफ किया जाता है। इससे जाहिर है कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है जो इस देश के संसाधनों का मालिक पूंजीपति को बनाना चाहती है। ये हमें समझने की जरूरत है। और एक मिनट और, ये जो तेल के काले कानून लाए गए, ये कैसे लाए गए? जब ये देखा गया कि इस देश के सारे संसाधनों में इस देश के 2-3 पूंजीपतियों का कब्जा हो गया, और जब सारे संसाधनों में जिसका कब्जा होता है वही मालिक होता है, तो बीच में बात आई किसान सरकार और पूंजीपतियों को। पूंजीपतियों ने कहा कि मान लीजिए सारे संसाधन में हमारा कब्जा हो गया, हम सारे देश को अपने हुकूमत के आधार पर चलाना चाहते हैं, लेकिन अगर इस देश का किसान